हेलो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। तो हमने देखा कि कोई भी पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे फोर्स लगाता है ड्यू टू इट्स मास। ऐसे ही अर्थ भी एक बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है जिसका मास काफी ज्यादा होता है, तो वो भी क्या करती है, दूसरे पार्टिकल्स पे, दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे फोर्स लगाती है। अब वो जो फोर्स लगाएगी अर्थ, और उस फोर्स को अगर हम मास से डिवाइड कर देंगे तो हम एक्सीलरेशन हमें मिल जाएगा। तो उसी एक्सीलरेशन की हम चर्चा करेंगे जो ऑलरेडी हम काइनेमेटिक्स में यूज भी करते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। अब उसको हम समझते हैं अर्थ के मास, रेडियस और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के टर्म्स में। तो अर्थ जो है वो हम स्फीयर एक मान सकते हैं उसको, कि वो एक स्फीयर है, और उसको जनरली हम एक यूनिफॉर्म डेंसिटी का मानते हैं, मतलब यूनिफॉर्म स्फीयर मानते हैं कि उसकी डेंसिटी एक जैसी है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, डेंसिटी अलग अलग पार्ट की अलग अलग होती है, लेकिन हम उसको जनरली जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह हैं या अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस के लिए एक यूनिफॉर्म स्फीयर जैसा ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर हम अर्थ को एक यूनिफॉर्म स्फीयर मानते हैं तो अर्थ के बाहर अगर कोई पार्टिकल है उस पर हमें अर्थ के कारण फोर्स निकालना है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि किसी भी यूनिफॉर्म स्फीयर को बाहर वाले पॉइंट्स के लिए हम एक पॉइंट मास की तरह मान सकते हैं, उसके सेंटर पे सिचुएटेड। कैसे? तो हमने देखा था कि अगर एक यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर है तो उस हॉलो स्फीयर के अंदर अगर कोई भी पार्टिकल होगा तो उस पर नेट फोर्स जीरो होगा, और बाहर कोई भी पार्टिकल होगा तो उस बाहर वाले पार्टिकल के लिए हम स्फीयर के, जो हॉलो स्फीयर है, उसके सारे मास को उसके सेंटर पे मान सकते हैं। तो ऐसे ही अर्थ को हम बहुत सारे हॉलो स्फीयर्स से बना हुआ मान सकते हैं। तो हमने मान लो कोई भी एक हॉलो स्फीयर माना। अब कोई भी पॉइंट अगर अर्थ के बाहर है तो हॉलो स्फीयर के बाहर हो गया, और बाहर वाले पॉइंट के लिए इस हॉलो स्फीयर का सारा मास हम इसके सेंटर पे मान सकते हैं। ऐसे ही हम सारे जो भी कंसेंट्रिक हॉलो स्फीयर्स मानेंगे, ये पॉइंट उन सबके बाहर है, तो सारे हॉलो स्फीयर्स का मास हम उसके सेंटर पे मान सकते हैं। तो इफेक्टिवली पूरी अर्थ के सारे मास को हम अर्थ के सेंटर पे मान सकते हैं अगर हमें बाहर वाले किसी भी पॉइंट पर फोर्स बताना है। तो पॉइंट अगर आउटसाइड है अर्थ के, यानी कि उसकी जो डिस्टेंस है, स्मॉल आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। आर ई क्या है यहां पर? आर ई इज रेडियस ऑफ अर्थ, जो अराउंड 6400 किलोमीटर होता है। वैसे इससे थोड़ा सा कम होता है, अप्रोक्सीमेटली हमको यही वैल्यू याद रखनी है। अगर कुछ और होगा तो वो गिवन होगी कि हमें ये वैल्यू यूज करनी है। कैपिटल एम इज मास ऑफ द अर्थ। तो बाहर वाले पॉइंट के लिए हमने सारे मास को सेंटर पे मान लिया, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा? G, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M विच इज मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m इज मास ऑफ पार्टिकल इनटू r स्क्वायर। ठीक है, तो बाहर वाले पॉइंट के लिए हमने अर्थ के सारे मास को उसके सेंटर पे मान लिया, और सेंटर से इस पार्टिकल की दूरी कितनी है? स्मॉल r, तो जो फोर्स लगेगा G कैपिटल M स्मॉल m बाय r स्क्वायर। अब अगर हम अंदर किसी पॉइंट की बात करें, मान लो अंदर कोई पॉइंट मास है M, उस पर क्या फोर्स लगेगा? तो इसमें हम अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हमने यहां पे एक स्फीयर बना दिया स्मॉल r रेडियस का, जो पॉइंट की दूरी है अर्थ के सेंटर से। तो दो रीजन हो गए, एक फर्स्ट रीजन जो इस स्फीयर के अंदर है, सेकंड रीजन जो इस स्फीयर के बाहर है। अब इस स्फीयर के बाहर जो रीजन है उसमें अगर हम कोई भी एक हॉलो स्फीयर मानते हैं तो ये वाला पॉइंट उस हॉलो स्फीयर के अंदर आ जाएगा, और हॉलो स्फीयर के अंदर किसी भी पार्टिकल पे फोर्स क्या होता है? जीरो। जैसे बाहर जितने भी हॉलो स्फीयर्स हम मानेंगे, ये वाला पॉइंट उन सभी हॉलो स्फीयर्स के अंदर आ जाएगा, तो उन सबके कारण इस पॉइंट पे फोर्स जीरो हो जाएगा। यानी कि सेकंड रीजन में जितना भी मास है उसके कारण इस पॉइंट पे नेट फोर्स जीरो होगा। तो ये फोर्स आएगा वो किसके कारण आएगा? फर्स्ट वाले रीजन के मास के कारण। अब फर्स्ट वाले रीजन को हम एक सॉलिड स्फीयर की तरह मान सकते हैं, और ये वाला पॉइंट उस सॉलिड स्फीयर के बाहर है, तो सॉलिड स्फीयर के बाहर वाले पॉइंट के लिए हम फोर्स निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? उस सॉलिड स्फीयर के सारे मास को उसके सेंटर पे मान सकते हैं। तो बेसिकली जो हमने फर्स्ट रीजन माना है, स्मॉल आर रेडियस का जो स्फीयर है, इसके सारे मास को इसके सेंटर पे मानते हुए स्मॉल m पे फोर्स निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया? अर्थ को यूनिफॉर्म मान लिया, तो अर्थ की डेंसिटी हम क्या बोल सकते हैं? अर्थ का अगर मास m है तो डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास ऑफ अर्थ इज m अपॉन वॉल्यूम। पूरी अर्थ का वॉल्यूम हम देखेंगे तो वॉल्यूम क्या हो गया? 4/3 पाई कैपिटल आर ई क्यूब। ये एक स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये आ गई डेंसिटी। अब हमें फर्स्ट वाले रीजन का मास चाहिए, तो फर्स्ट वाले रीजन का मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ रीजन 1। तो डेंसिटी अभी हमने फाइंड की वॉल्यूम 1 का रीजन। तो वॉल्यूम 1 एक स्फीयर है जिसका रेडियस है स्मॉल आर, तो उसका वॉल्यूम क्या आ गया? 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो ये फैक्टर कट गए।
तो हमारे पास आ गया कैपिटल M बाय आर ई क्यूब इंटू स्मॉल आर क्यूब। अब फोर्स में हमने इस मास ऑफ रीजन 1 को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो क्या होगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा, एक आर बचेगा और बाकी टर्म आ जाएगी जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर ई क्यूब इंटू स्मॉल आर। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो दोनों रिजल्ट्स जो हैं ये हमें आगे भी जरूरत पड़ेगी जब हम अर्थ का जो ग्रेविटेशनल एसिलरेशन है या एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो फाइंड करते हैं, काफी ज्यादा हाइट पर क्या होगा या डेप्थ में क्या होगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं बेसिकली एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जनरली हम उसकी बात करते हैं सरफेस पे या सरफेस के नजदीक। तो अगर कोई भी पार्टिकल अर्थ के सरफेस के नजदीक है, तो सरफेस के नजदीक है मतलब उसकी जो डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से वो रेडियस के बराबर है। अच्छा, नजदीक का मतलब कई बार हम ये समझते हैं कि बिल्कुल 100 मीटर 200 मीटर इतना होना चाहिए, नहीं, नजदीक का मतलब ये सब क्या होते हैं, रिलेटिव टर्म होते हैं। तो नजदीक मतलब अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, काफी कम होनी चाहिए। तो अर्थ का रेडियस कितना है, 6400 किलोमीटर। इसका अगर हम 1% भी लेंगे तो वो 64 किलोमीटर आता है। जैसे 50-100 किलोमीटर को भी हम नजदीक मान सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई पार्टिकल अर्थ के सरफेस के नजदीक है, मतलब 50-60 किलोमीटर तक भी है, तो भी हम क्या मान सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली सेंटर से उसकी डिस्टेंस रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर मान सकते हैं। और अगर हम रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर मान ले, जैसा हम काइनेमेटिक्स में करते हैं, तो ऑलमोस्ट जी को क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट जैसा मान सकते हैं। तो जो फोर्स आएगा वो जी एम एम बाय आर ई स्क्वायर आ जाएगा। हम यहां भी आर को कैपिटल आर ई रख के देख सकते हैं या यहां भी कैपिटल आर ई, क्योंकि सरफेस पे ये दोनों फॉर्मूले लग जाएंगे। मतलब ये वाला फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है, बाहर वाले पॉइंट्स के लिए या सरफेस पे, ये सरफेस पे या अंदर वाले पॉइंट्स के लिए। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। अब एसिलरेशन निकालना है, तो एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, जो फोर्स किसी भी पार्टिकल पे सरफेस के नजदीक लगता है डिवाइडेड बाय मास ऑफ पार्टिकल, तो वो आ जाएगा जी कैपिटल एम बाय आर ई स्क्वायर। तो दिस इज एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको याद रखना है, कैपिटल जी एम बाय आर ई स्क्वायर। कैपिटल जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम इज मास ऑफ अर्थ, आर ई इज रेडियस ऑफ अर्थ। अब देखो, स्मॉल जी की वैल्यू हमें पहले से पता थी गैलीलियो के टाइम से, कैपिटल जी की वैल्यू हमें कैवेंडिश ने बताई, और रेडियस ऑफ अर्थ ऑलरेडी पता था, वो भी और एक्सपेरिमेंट से। तो रेडियस ऑफ अर्थ पता था, कैपिटल जी कैवेंडिश ने बताया, स्मॉल जी पहले से पता था। तो बेसिकली कैवेंडिश के कैपिटल जी बताने से हम इस इक्वेशन से देखें तो एम की वैल्यू बता सकते हैं, मास ऑफ अर्थ। तो ऐसा बोला जाता है कि कैवेंडिश जो है उसने अर्थ को वे किया। तो किसी भी चीज का मास बताने के लिए हम क्या करते हैं, उसको वे करते हैं, तराजू पे तोलते हैं, ठीक है, या स्प्रिंग बैलेंस पे या जो भी मशीन है उसमें तोला जाता है। अब अर्थ को ऐसा था नहीं उठा के तुम रख दो तराजू पे और अर्थ का वेट पता चल जाए, लेकिन इनडायरेक्टली कैवेंडिश ने कैपिटल जी ऑब्टेन किया। स्मॉल जी हमें पता था, रेडियस ऑफ अर्थ पता था, हम मास ऑफ अर्थ यहां से फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट बोला जाता है, कैवेंडिश वेट दी अर्थ। इसका मतलब ये है कि कैवेंडिश के जी फाइंड करने से हम मास ऑफ अर्थ के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें अर्थ के कारण जो एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो पता होना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे कि हाइट के साथ ये कैसे वेरी करता है और डेप्थ के साथ कैसे वेरी करता है।